यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर डे नंबर 36 रहेगा। इसका हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज देखेंगे। कल हम लोगों ने डेली टारगेट डे 36 यहाँ पर टॉपिक देखे थे, क्या क्या टॉपिक थे, उन्हीं टॉपिक यहाँ पर एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो डेली यहाँ पर आपको टारगेट मिलता है सुबह 9 बजे से। ठीक है, आप उसको कवर करो पूरा दिन और आप उसको लर्न करो, याद करो पूरा चीज़ें। ठीक है, और सुबह अगले दिन हम लोग यहाँ से इसके एमसीक्यूज करेंगे करीब 10 से 11 बजे के बीच में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपसे एमसीक्यूज के टॉपिक जो थे आपके डेली टारगेट 36 उसके। पहला क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार एलटीआर के संबंध में विचार करना है। इसे पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि एलटीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है क्योंकि वह भौतिक रूप से सोना या मुद्रा नहीं है, बल्कि आईएमएफ के सदस्यों के पास मौजूद एक संभावित दावा क्लेम होता है। पहला करेक्ट है। सेकेंड, एलटीआर बास्केट में शामिल मुद्राओं का भार समान होता है। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि एलटीआर बास्केट में शामिल मुद्राओं का भार समान नहीं होता है, उस मुद्रा के वैश्विक व्यापार के निर्यात में हिस्सेदारी पर निर्भर करता है और वर्तमान में सर्वाधिक भार अमेरिकी डॉलर का है। ठीक है। तीसरा, इसमें डॉलर, यूरो, युआन, येन, पाउंड जैसी 5 मुद्राएं शामिल होती हैं। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इसमें 5 मुद्राएं शामिल होती हैं। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व बैंक समूह की संस्थाओं के संबंध में विचार करना है। आईबीआरडी मुख्य रूप से मध्यम आय वाले देशों का ऋण प्रदान करता है। पहली बात। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आईबीआरडी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक होता है और मुख्य रूप से ये मध्यम आय वाले और ऋण योग्य निम्न आय वाले देशों को ऋण प्रदान करता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, आईडीए को विश्व बैंक की रियायती ऋण खिड़की सॉफ्ट लोन विंडो भी माना जाता है, क्योंकि ये सबसे गरीब देशों की मदद करेगा, ये करता है। सेकेंड बात सही है। ठीक है, क्योंकि दुनिया के सबसे गरीब जो देश होते हैं उनको काफ़ी कम ब्याज मिलता है और काफ़ी कम ब्याज पर, बिना या फिर ब्याज पर अनुदान ऋण देता है। ठीक है, इसलिए इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। मीगा का प्राथमिक कार्य निवेश के लिए रणनीतिक जोखिमों के विरुद्ध बीमा प्रदान करना। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि जो मीगा होता है इसको बोलते हैं बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, ये विकासशील देशों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, जैसे गैर वाणिज्यिक जोखिम, उनके युद्ध नागरिक जो होते हैं उनको अशांति के खिलाफ बीमा प्रदान करती है। ठीक है, तो क्या होगा? तीनों बातें यहाँ से सही है। 1, 2 और 3 क्या होगा आंसर? 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं, डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निवेश विवाद जो है उसके बारे में विचार करना है। ये विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से एक माना जाता है। पहली बात। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आईसीएसआईडी विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से एक होता है। भारत आईसीएसआईडी का एक संस्थापक सदस्य देश होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि भारत आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। और भारत का मानना है कि आईसीएसआईडी की संरचना विकसित देशों के पक्ष में होती है और ये राष्ट्रीय संप्रभुता के विरुद्ध हो सकती है। सेकेंड गलत होगा। तीसरा, इसका मुख्य कार्य सदस्य देशों के बीच निवेश से जुड़े विवाद को सुलझाना होगा। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सरकारों के और विदेशी निवेशकों के बीच निवेश संबंधी विवादों को समाधान और मध्यस्थता का सुलह कराना। 1 और 3 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। ब्रिटेन वुड्स संस्थान के बारे में विचार करना है, देखते हैं। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों को सामूहिक रूप से ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। पहला, फोर्थ का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा वार्षिक रूप से जारी की जाती है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा नहीं बल्कि आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। सेकेंड गलत होगा। आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का उद्देश्य विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक की वह शाखा है जो विशेष रूप से विकासशील देशों के निजी क्षेत्र में निवेश के ऋण प्रदान करेगी। 1 सही है और 3 सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 चौथे का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। आईडीए, मीगा, एलटीआर। देखते हैं। रियायती ऋण जो है इसमें इसे बोला है कि रियायती ऋण
आईडीए के अंतर्गत आएगा, है ना। तो पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर आईडीए रियायती ऋण प्रदान करता है, सही बात है। मिका राजनीतिक जोखिम बीमा, सेकेंड बात भी सही, क्योंकि मिका राजनीतिक और गैर वाणिज्यिक जोखिमों के लिए बीमा देता है मिगा, ठीक है। एलटीआर क्या होता है? एलटीआर केवल डॉलर और यूरो नहीं, बल्कि यहाँ पर 5 मुद्राओं, जैसे ऊपर मैंने बताया था आपको, डॉलर, यूरो, युआन, येन, पाउंड, उसका बास्केट होता है। तो ये बात गलत होगा, सिर्फ 1 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 6, विश्व व्यापार संगठन WTO और पीस क्लॉज के बारे में विचार करना है। पीस क्लॉज विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा उद्देश्य के लिए दी जाने वाली कृषि सब्सिडी जैसे MSP पर निर्धारित सीमा को पार करने की स्थिति के कानूनी चुनौती से सुरक्षा प्रदान करता है। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, भारत इस क्लॉज का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश है जिसने चावल के लिए अपनी सब्सिडी सीमा का उल्लंघन किया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2013 के अनुसार ये क्लॉज केवल अस्थायी सुविधा प्रदान करता है जब तक कि सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग स्थायी समाधान न मिल जाए। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि 2013 के बाली सम्मेलन में इसे अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया था, ठीक है। अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया था, जो तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि PSH मतलब पब्लिक स्टॉक होल्डिंग स्थायी जो समाधान नहीं निकाल लेता है। तीनों बातें सही है, डी। क्वेश्चन 7, WTO मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन उसके बारे में निर्णय प्रक्रिया पर विचार करना है। हाल ही में अबू में संपन्न हुए MC13 के संबंध में विचार करना है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO की सर्वोच्च निर्णय वाली संस्था है जो हर 2 साल में अपनी बैठक करती है। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। MC13 में ई-कॉमर्स, प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स जो यहाँ पर ट्रांसमिशन होते हैं उस पर सीमा शुल्क ना लगाने और मेरिटोरियम को 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। सेकेंड बात करेक्ट है, 2026 तक, ठीक है, 24 से 26 के बीच बढ़ाया गया इसको। तीसरा, भारत ने कृषि और सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के मुद्दे पर एक स्थायी समाधान की मांग की है जिसे MC13 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है ये, क्योंकि भारत ने PSH के स्थायी समाधान की पुरजोर मांग की थी, लेकिन विकसित देशों में विशेषकर अमेरिका और यूरोप संघ के विरोध के कारण इस पर कोई संपत्ति नहीं बनाई गई थी और ये मुद्दा अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, 1 और 2 आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है व्यापार सुगमीकरण समझौता, ट्रेड जो फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है TFA, उसके बारे में क्वेश्चन है। यह समझौता सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाने के माध्यम से वैश्विक व्यापार लागत को कम करने पर केंद्रित होगा। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि TFA का मुख्य उद्देश्य लाल फीताशाही को कम करना और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना ताकि वैश्विक व्यापार लागत कम हो सके। पहला सही है। सेकेंड, भारत वर्ष 2016 में इस समझौते की पुष्टि की थी और इसे लागू करने के लिए नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन का गठन किया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी। तीसरा है TFA का उद्देश्य केवल विकसित देशों को निर्यात को बढ़ावा देना है और इसमें विकासशील देशों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि TFA में विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार के प्रावधान है जो उन्हें नियमों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। 1 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है वित्तीय कार्यबल FATF के बारे में विचार करना है। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को बढ़ी हुई निगरानी के तहत रखा जाता है। सेकेंड बात ये भी सही है, क्योंकि ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रेड फंडिंग रोकने की प्रणाली में कमियां हुई हैं और इन देशों को बढ़ी हुई निगरानी के अंतर्गत रखा जाता है। दोनों बातें सही है। तीसरा, वर्तमान में उत्तर कोरिया, ईरान के साथ म्यांमार भी FATF ब्लैक लिस्ट में शामिल है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि वर्तमान में उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार FATF की जो ब्लैक लिस्ट है, हाई रिस्क जो जुरिडिक्शन होता है उसमें शामिल किए गए। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है। 9वें का आंसर 1 2 और 3 डी। क्वेश्चन 10, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS और बेसल मानक के बारे में विचार करना है।
बीआईएस को केंद्रीय बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसका मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में स्थित है। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाता है और इसलिए इसे केंद्रीय बैंक का बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। बेसल थर्ड मानदंड विशेष रूप से बैंकों की पूंजी पर्याप्तता और तरलता को मजबूत करने पर केंद्रित होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि बेसल थर्ड मानक का उद्देश्य बैंकों के पास पर्याप्त कैपिटल जो पूंजी होती है और नकदी लिक्विडिटी सुनिश्चित करना होता ताकि 2008 जैसे वित्तीय संकट का दोबारा ना आए। तीसरा, बेसल मानक दुनिया भर के सभी सदस्य देशों पर बैंक पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बेसल मानक कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। ये केवल मार्गदर्शक सिद्धांत या गाइडेंस होते हैं एक तरह से, जिन्हें सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई और अपनी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार लागू करते हैं। 1 2 सब करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 है, बैंकिंग सुधार नियामक ढांचे के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भारतीय बैंकों के लिए बेसल 3 मानदंड को लागू किया गया है। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, जोखिमपूर्ण या पूंजी जोखिम भारत यहाँ पर संपत्ति है उसके अनुपात में का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि बैंक प्रत्याशित नुकसान को सह सके। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर CRAR मतलब कैपिटल टू रिस्क वेटेज जो होता है एसेट रेशियो, ये वह पूंजी होती है जो बैंकों को अपनी जोखिम भरी संपत्ति के प्रतिशत के रूप में रखनी पड़ती है ताकि घाटे की स्थिति में जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित रह सके। दोनों बातें सही है। तीसरा है, FATF का सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग विकास और संगठन OECD द्वारा या OECD के मुख्यालय में स्थित होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों सही है, आंसर डी। क्वेश्चन 12 आते हैं, वित्तीय सुरक्षा और संस्थान के बारे में देखते हैं। इसमें बोला है कि FATF मुख्य रूप से या मुख्य कार्य केवल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है और इसका ट्रेड फंडिंग से कोई लेना देना नहीं होगा। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। शुरुआत में FATF केवल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए था, लेकिन 2001 के बाद से ट्रेड फंडिंग, आतंकवाद का वित्त पोषण, इसको भी शामिल कर लिया गया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE को FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि फरवरी 2024 में UAE संयुक्त अरब अमीरात इसको FATF की ग्रे लिस्ट से सफलतापूर्वक हटाया गया था। BIS अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि BIS का प्राथमिक कार्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, 2 3 करेक्ट है सिर्फ, आंसर बी। 13 नंबर, UNEP के संबंध में विचार करना है। इसका पूर्ण रूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में होगा। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक की रिपोर्ट जारी करता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि UNEP नियमित रूप से ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो GEO और इमिशन गैप रिपोर्ट है उसकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, दोनों बातें सही है। आगे आते हैं, 13 का 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो क्या होगा आंसर? सी यहाँ से सही आंसर है। 14, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के बारे में विचार करना है। ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख को हराने में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। ये GIAHS वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली की पहचान करता है। ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी पहचान करेगी और ये पहल FAO की होती है, जिसका उद्देश्य होता है कि पारंपरिक कृषि प्रणालियों को उनकी पारिस्थितिक तंत्र को सुनिश्चित करना। दोनों बातें सही हैं। 14 का आंसर सी। 15 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बारे में विचार करना है। ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ILO नियमित रूप से वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी और कार्यदशाओं को विश्लेषण करती है। ये यूनेस्को का एक हिस्सा होगा। सेकंड बात गलत है, क्योंकि ILO यूनेस्को का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र UN की एक स्वतंत्र रूप से सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के साथ हुई थी।
ओनली वन करेक्ट है। 15 का आंसर ए यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन 16, यूनेस्को द्वारा संचालित पहलों की पहचान करना है, देखते हैं इसको। विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का संचालन, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन। 16 ने बोला कि इनमें से कौन सा यहाँ पे सही होगा। देखो पहली बात यहाँ से सही है क्योंकि यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, सही है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का संचालन करता है, ये भी बात सही है। इसकी शुरुआत 2004 में यूनेस्को द्वारा ही की गई थी, जैसे भारत में जयपुर में, ठीक है, भारत के जयपुर, वाराणसी, ग्वालियर इसके आदि सदस्य हैं इसमें, ठीक है। आगे सही है। तीसरा, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट ये प्रकाशित करती है, तीसरी बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट यूएनईपी द्वारा जारी किया थी ना कि यूनेस्को द्वारा। 1 2 स्टेप करेक्ट है इसका। क्वेश्चन 17, संघाई सहयोग संगठन SCO और RATS के बारे में विचार करना है, ठीक है। ये पूरा मैप है इसका, देखते हैं क्वेश्चन को। पहली बात यहाँ से 17 की, इसमें बोला है कि भारत और पाकिस्तान दोनों SCO के पूर्ण सदस्य हैं, पहली बात। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि भारत पाकिस्तान दोनों 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में SCO के पूर्ण सदस्य बने थे और इसका अगले साल 10 साल पूरा होने वाला है। तो यहाँ से UPSC क्वेश्चन इस साल पूछ सकता है, ठीक है। SCO से इंपॉर्टेंट है SCO इस बार, राइट, तो यहाँ से पढ़ना है आपको। सेकेंड, RATS का पूर्ण रूप वित्तीय क्षेत्रीय आतंकवाद के रूप में विरोधी संरचना, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर होगा, सेकेंड में से करेक्ट होगा, ठीक है। और एक ये SCO का स्थायी अंग होता है जिसका मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा और इसका कार्य आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से लड़ना है, दोनों से है। SCO एक क्षेत्रीय समूह और रणनीतिक मंच के रूप में काम करता है, तीसरी बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर SCO जो होता है एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और अन्य संगठन जो क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के मंच में काम करेगा। तीनों बातें करेक्ट है, डी। क्वेश्चन नंबर 18, आसियान और आर्थिक समझौते के बारे में क्वेश्चन है। भारत का आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता और RCEP को लेकर के बाहर निकलने का निर्णय और इसको लेकर के बनाए गए संगठन, इनमें से बोला कौन से यहाँ पर आर्थिक समझौते हैं, बताना है आपको। तो देखो 18 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि भारत आसियान का साथ वस्तुओं 2009 में और सेवाओं को लेकर के 2014 में मुक्त समझौता व्यापार FTA माना गया था, ये बात सही है। भारत RCEP क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार से बाहर निकलने का निर्णय लिया है, ये बात करेक्ट है क्योंकि भारत RCEP से बाहर रहने का निर्णय लिया क्योंकि इसमें घरेलू उद्योग और डेयरी क्षेत्र को नुकसान पहुंचने की आशंका थी, इस वजह से बाहर होने का निर्णय रखा है। तीसरा, आसियान केवल सैन्य सुरक्षा के लिए बनाया गया था, एक गठबंधन होगा, एक संगठन होगा, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात से गलत है क्योंकि आसियान केवल सैन्य संगठन नहीं बल्कि यह मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए बना हुआ है। 1 2 करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन 19 नंबर है, 19 नंबर क्वेश्चन डोमेस्टिक और क्षेत्रीय सहयोग को लेकर के। पहला, डोमेस्टिक बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती देशों का एक समूह होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि डोमेस्टिक बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान इसका एक समूह होगा। दूसरा, भारत के लिए यह समूह सार्क के एक महत्वपूर्ण विकल्प रूप में देखा जाता है, सेकेंड बात भी सही है क्योंकि पाकिस्तान की अनुपस्थिति और सार्क में जारी गतिरोध के कारण भारत अब डोमेस्टिक को प्राथमिकता दे रहा है। डोमेस्टिक में केवल मध्य एशियाई देश शामिल होते हैं, तीसरी बात गलत है, इसमें दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देश भी शामिल हैं, ना कि सिर्फ मध्य एशियाई देश, ठीक है। 1 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बारे में विचार करना है। IORA का मुख्य केंद्र समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। IORA का मुख्य प्राथमिक ध्यान समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है, सुनिश्चित करना होगा, सही है। सेकेंड, नीली अर्थव्यवस्था, नीली इकोनॉमी या ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना इसके मुख्य लक्ष्यों में से एक माना जाता है, क्या होगा, सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि जो ब्लू इकोनॉमी है ये यानी कि समुद्र में जो संसाधन है इसका सतत उपयोग को लेकर के 6 प्राथमिक वाले क्षेत्रों में से एक मानी जाती है ये। तीसरा, भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है, गलत है क्योंकि IORA का भारत एक संस्थापक सदस्य है और इसी क्षेत्र में इसकी काफ़ी भूमिका सक्रिय रहती है। 1 2 करेक्ट है,
A20 का आंसर होगा। 21 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, इसने बोला है कि ये भारत और फ्रांस की एक संयुक्त पहल होगी। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि ISA की शुरुआत 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान भारत के फ्रांस के मिलकर की गई थी। ठीक है, और इसका 10 साल पूरा हो चुका है। इंपॉर्टेंट है, UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में भारत में स्थित है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, और ये भारत में मुख्यालय वाला पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन होगा। तीसरी बात है, ये केवल यूरोपीय देशों के लिए एक संगठन है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि ये केवल यूरोपीय देशों के लिए नहीं, शुरुआत में ये सनसाइन देश, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो थे उनके लिए था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र के सभी देश सदस्य देशों में शामिल हो सकते हैं। तीसरी बात गलत हो जाएगी। 1 तो इसका आंसर करेक्ट है, बी यहाँ से क्या होगा, इसका 21 का आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के संगठन गठबंधन को लेकर विचार करना है। CDRI आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। 22वें का क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि CDRI आपदा के लिए प्रतिलक्षीले बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, बिजली, ग्रिड है ना, इसके निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह भारत द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल होगी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था, और ये भारत की एक वैश्विक पहल होगी। तीसरी बात है, इसका मुख्य उद्देश्य केवल सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ये बात गलत है, क्योंकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि CDRI का उद्देश्य है कि बुनियादी ढांचे को आपदाओं के प्रति सुरक्षित बनाना उनको। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर तीनों नहीं, 2 करेक्ट है, तीसरा गलत है ना। 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 23 है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के बारे में विचार करना। IEA का मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कार्य करती है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, इस ग्रुप में काम करेगी और मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करती है। ये पहली बात सही है। सेकेंड है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इसी संस्था द्वारा जारी की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट वार्षिक रूप से IEA द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। ये ध्यान रखना है, वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है ये। ठीक है, दोनों बातें सही है। तीसरा है, यह संस्था आपदा प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे तैयार करती है। ये बात गलत है, आपदा प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे को तैयार करना CDRI का काम होता है, ना कि IEA का। ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की जाती है। जो रिपोर्ट है IMF द्वारा जारी की जाती है। पहली बात क्या होगी, 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा हर साल में 2 बार है ना, एक साल में 2 बार मतलब 6 मंथ में जारी की जाती है। ध्यान रखना है, साल में 1 बार नहीं है। ठीक है, साल में 2 बार जारी की जाती है, एक साल में 2 बार। SDR बास्केट ऑफ करेंसी का संबंध IMF संस्थान से होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि SDR विशेष आरण अधिकार जो होता है IMF की एक लेखा इकाई अकाउंट यूनिट होती है, जिसे 5 मुद्राओं के बास्केट में बनाया गया है। तीसरी बात है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक 5 प्रमुख संस्थाओं का एक समूह होता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है समूह वास्तव में 5 संस्थाओं का समूह होगा। एक तो IBRD, IDA, IFC, मेगा, ICSID। ये तीनों करेक्ट है। 24 का आंसर डी। 25 बातें, वैश्विक रिपोर्टों के संस्थान और संस्थान के बारे में विचार करना है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रतिवर्ष ठीक है, कौन कौन सा प्रतिवर्ष है, कौन कौन सा 2 साल में, कौन कौन सा 6 महीने में, आपको लिख के रखना है पॉइंट ये। ठीक है, ये प्रतिवर्ष आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की जाती है। सही बात है। सेकंड आते हैं, सेकंड बोले दावोस बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि दावोस बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया था, ना कि विश्व बैंक द्वारा। ये स्विट्जरलैंड में दावोस में होता है। गलत हो जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशन है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है। देखो जितनी यहाँ पर वार्षिक रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, जितनी द्विवार्षिक रिपोर्ट है, जितनी 6 मंथ में रिपोर्ट आ रही है, तो जितनी यहाँ पर है वो सब आपको लिखते जाना है। एग्जाम
के टाइम पे आपको काम नहीं आएगा। यूपीएससी ये जो स्टेटमेंट है जरूर रखता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो, मिलेगा आपको करीब 2018, 17, 18, 19 में, है ना, पूछे जैसे क्वेश्चन। 26 है बौद्धिक संपदा और नवाचार में संबंधित विचार करना है। देखते हैं 26 को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन विपो द्वारा किया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक व्यापार सूचकांक विपो द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से, विपो का मुख्य रूप से कार्य बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि विपो का कार्य नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना और उसके लिए बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसके अधिकारों का संरक्षण और विकास करना। तीसरा होगा, अंकटाड द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि ये रिपोर्ट विपो द्वारा जारी की जाती है, अंकटाड द्वारा नहीं, तो गलत हो जाएगा। आंसर 1, 2 करेक्ट है। ए 27 है निवेश और विकास के संबंध में विचार करना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन अंकटाड द्वारा किया जाता है। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रतिवर्ष अंकटाड द्वारा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा की जाती है। सेकेंड, अंकटाड की रिपोर्ट जो होती है ये मुख्य रूप से विकासशील देशों में निवेश पर केंद्रित होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि अंकटाड की रिपोर्ट विशेष रूप से विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझानों पर, नीतियों पर केंद्रित होगी। विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि ये रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी करता है, ना कि विश्व बैंक। ये गलत होगी। 1, 2 सही है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में विचार करना है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित होगा। पहली बात करेक्ट है, सबको पता भी है। सेकंड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल इसी संस्थान से है। सेकंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG भारत की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य एक वैश्विक सौर ग्रिड बनाना और इसे ISA के माध्यम से ही क्रियान्वयन किया जाता है। दोनों बातें सही हैं। सी 29, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन के बारे में विचार करना है। यह आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए भारत की एक पहल होगी। पहला करेक्ट है, क्योंकि CDRI जो है यह आपदाओं के प्रति लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए एक वैश्विक पहल होगी। ठीक है, सही बात है। इसका मुख्य कार्य केवल सौर ऊर्जा का विस्तार करना, ये बात गलत होगी, क्योंकि इसका कार्य होगा कि सौर ऊर्जा का विस्तार करना, साथ ही CDRI के कार्यों को सड़कों, पुलों और दूरसंचार जैसे बुनियादी ढांचे को लेकर के आपदाओं, चक्रवात, भूकंप से सुरक्षित बनाना। ठीक है, तो ये बात गलत है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 29 का ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में विचार करना है। भारत वर्तमान में IEA का एक एसोसिएट सदस्य होगा। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत 2017 से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का एक एसोसिएट सदस्य होगा। सही है, भारत इस संस्थान की पूर्ण सदस्यता की मांग कर रहा है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि भारत अभी संस्थान की पूर्ण सदस्यता फुल मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है, ताकि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा निर्णय में भूमिका बनाई जा सके। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा शायद से 31। हाँ, 31 लास्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी रिपोर्ट के संबंध में कौन सा सही होगा? UNEP ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। पहली बात यहाँ से 31 का करेक्ट है, क्योंकि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट UNEP की प्रमुख रिपोर्ट है, जो वैश्विक पर्यावरण की स्थिति का आकलन करने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, इमिशन गैप रिपोर्ट ये UPSC पूछ चुका है पहले, इसे भी इसी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि इमिशन गैप रिपोर्ट भी UNEP द्वारा जारी की जाती है, जो ये बताती है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए हमें कार्बन उत्सर्जन कितनी औसत और कमी करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टेटमेंट, और यहाँ से दोनों सही है। आंसर सी यहाँ से 31 का करेक्ट होगा। तो देखो, इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा दिए। कितने? 31 क्वेश्चन हो गए। डे नंबर आपका ये लिखा हुआ है डे 36। हाँ, डे 36 आपका टॉपिक जो था मॉर्निंग का जो मिलते हैं
कल मैंने दिया था मॉर्निंग में, उसके यहाँ पे एमसीक्यूज है और ये कवर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग डे 37 आज मैंने आपको टारगेट दिया है, उस टारगेट के एमसीक्यूज हम लोग कल करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, और यहाँ से आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा, और भी यहाँ पर चीज़ों जो इंपॉर्टेंट रहती है मैं आपको यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, तो जुड़ सकते हो। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।